तंजानिया के अरुशा शहर के मेरे दूसरे दिन की सुबह। होटल के छज्जे से नीचे देखने पर अरुशा शहर के टिन के छतों वाले झुग्गी के समान मकान दिख रहे हैं। साइकिल ढकेलते हुए शरीर ओढ़े घूमने वाले शहरी लोग। यहाँ का एक सामान्य दृश्य है यह। गलियों के जागने में अभी और समय लगेगा, लेकिन गलियों के दृश्य देखने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे यहाँ से ले जाने के लिए 7 बजे कोई आएगा। मैं कमरे से निकलकर होटल के भोजनालय की ओर बढ़ा। समय अभी 6:30 ही हुआ है। यही कारण हो सकता है कि कोई और खाने के लिए वहाँ उपस्थित नहीं था। हल्का नाश्ता करके बाहर निकलने तक वह बंदा पहुँच गया जिसका मुझे इंतजार था। इनका नाम रमी है। अब मेरा ड्राइवर यही व्यक्ति है। होटल का एक कर्मचारी मेरा सामान लेकर आगे चला। होटल से चेकआउट करके बाहर निकल रहे हैं। कल शाम को मैं कार से इसी सड़क पर उतरा था। मेक माई सफारी नामक कंपनी के द्वारा मेरे लिए व्यवस्था की गई गाड़ी है यह, एक लैंड क्रूजर। नेथन पैलेस एक बड़ा होटल है। 2 दिन बाद मैं यहाँ लौट आऊँगा। सड़कें धीरे धीरे जाग रही है। अफ्रीकी जीवन के अद्वितीय प्रत्यक्ष दृश्य। लोग सड़कों पर निकलने लगे। एक युवक टोपी, चित्र आदि बेचने के लिए मेरे पास आया। पर्यटक होटल के सामने ऐसे लोग सुबह से ही आने लग जाते हैं। रमी से मिले आरंभ के पलों में ही मैं समझ गया था कि रमी हरदम व्हाट्सएप की दुनिया में लीन रहता है। हमारी यात्रा आरंभ हुई। होटल के नजदीक एक बस स्टैंड है। लोगों को आवाज दे देकर बस में चढ़ाने के प्रभात के दृश्य। अरुशा शहर के दृश्य यही सब कुछ है। तमिलनाडु के मथुरा, त्रिची आदि शहरों से बहुत अधिक मेल खाने वाले दृश्य हैं अरुशा में भी, ऐसा मुझे लगा। सबसे अधिक समानता दुकानों के सामने और सड़कों के किनारों पर लगे बोर्ड में है। भारतीय कंपनियों के बोर्ड हैं वो सब। सड़क पर दिखने वाली गाड़ियों में ज्यादातर टाटा और महिंद्रा की हैं। भारतीय निर्मित मोटर बाइक और ऑटो रिक्शा तंजानिया की सड़कों की हर तरफ दिखाई देते हैं। सड़क और सड़क के किनारों को देखने पर एक पल के लिए शंका उत्पन्न हो जाती है कि कहीं यह भारतीय शहर तो नहीं। सड़क के किनारों पर बनी इमारतों की निर्माण शैली में भी एक भारतीय स्पर्श मुझे महसूस हुआ। सड़क का किनारा, बिजली के तार, सड़क की बत्तियां आदि सब कुछ भारतीय शहरों की याद दिलाने वाली हैं। अरुशा शहर से पश्चिम की ओर है हमारी यात्रा। अरुशा के पश्चिम दिशा में कहीं प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, आदिवासी गांव आदि स्थित हैं। सेरंगेटी, गोरंगोरो, मनियारा झील आदि वहां स्थित हैं। तंजानिया पहुंचने वाले पर्यटकों में अधिकांश वहां जाते भी हैं। तंजानिया के जीवन के प्रत्यक्ष दृश्यों को देखते हुए कैमरे का रुख बाहर की ओर किए हुए बैठा हूं मैं। यहां से होकर कैमरे के साथ यात्रा करते हुए सावधान रहने की बात रमी नहीं कर रहा है। मात्र ड्राइवर ही नहीं है, टूर गाइड भी हैं रमी। अंग्रेजी जानने वाले ड्राइवरों की इस तरह के केंद्रों में बहुत अधिक मांग है। आज रविवार है, इसी कारण से शायद बाहर ज्यादा हलचल नहीं है। ये जा रही छोटी वैन ही है यहाँ के यातायात का मुख्य जरिया। केन्या आदि देशों से आने वाले ट्रक भी दिख रहे हैं सड़क के किनारों पर। यह यहाँ के एक अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय का कैंपस है। धनवानों के बच्चों के पढ़ने के महान सुविधाओं के साथ के कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय इस शहर में हैं। शहर के पीछे छूटते ही भू संपत्ति और कॉफी के बागानों के क्षेत्र आने लगे हैं।
तमिलनाडु की ऊटी जैसा वातावरण है यहाँ। पहाड़ी क्षेत्र नहीं है अरुषा, फिर भी अच्छी ठंड है। रास्ते के किनारे पर कॉफी के विस्तृत बागान दिख रहे हैं। उसके बाद घास भरा समतल प्रदेश आता है। तंजानिया को अपेक्षाकृत एक विकसित देश कह सकते हैं। हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क है बाईं ओर। सड़क की एक तरफ मकई के खेत दिखाई दे रहे हैं। यह है अरुषा का हवाई अड्डा। इसे एक हवाई पट्टी कहना ही ठीक रहेगा। छोटे वायुयान ही यहाँ उतरते हैं, पर भविष्य में एक बहुत बड़े अड्डे में तब्दील होने की सारी सुविधाएं यहाँ हैं। अभी करीब 20 गंतव्य स्थानों की ओर अरुषा से हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। बिना व्यवस्था की अच्छी सड़क। उस सड़क से होकर आगे बढ़ते हुए दाईं ओर एक लंबी इमारत दिखाई दी। मैंने सोचा कि वह एक स्कूल या होटल होगा, लेकिन रेमी ने बताया कि वह एक सुपरमार्केट है। दूसरे अफ्रीकी देशों की तुलना में अच्छी तरक्की किया हुआ देश है तंजानिया। हवाई अड्डे को पीछे छोड़ 4 किलोमीटर और आगे जाने पर इस शहर में पहुंचते हैं। गरमटोनी या चिनी नामक शहर है यह। कॉफी के बागानों के बीच का छोटा शहर है गरमटोनी या चिनी। नजदीकी गांवों के लोग नित्य उपयोग के सामान आदि खरीदने के लिए यहाँ आते हैं। आबादी वाले क्षेत्र, सूखी जमीन वाले प्रदेश आदि यहाँ के दृश्य हैं। गाड़ी के डैशबोर्ड में दूरबीन, वायरलेस सेट आदि सब कुछ हैं। थोड़ी देर बाद उनकी आवश्यकता पड़ेगी। हजारों किलोमीटर में व्याप्त राष्ट्रीय उद्यानों की ओर है यह यात्रा। अनेकों जानवरों के स्वच्छंदता से पलने की जगह है वो। कुछ दूर और जाने पर एकदम सुनसान प्रदेश में प्रवेश करेंगे। ये सब शहर से जुड़े हुए प्रदेश हैं। किसोंगो गांव से होकर हम गुजर रहे हैं। अरुषा हवाई अड्डे से 7 किलोमीटर दूर स्थित गांव है किसोंगो। 4500 लोग यहाँ रहते हैं। इस क्षेत्र का एक शिक्षा केंद्र है किसोंगो। ब्रिटिश राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चलाने वाले कुछ विद्यालय और किसोंगो एकेडमिक कॉलेज को मिलाकर कई उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ हैं। एक बहुत बड़े कपड़े के कारखाने को मिलाकर कुछ औद्योगिक संयंत्र किसोंगो में कार्यरत हैं। शिक्षा क्षेत्र में हो या औद्योगिक क्षेत्र में, दोनों में भारत का बहुत अच्छा प्रभाव है। स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों की बड़ी अच्छी प्रतिशत भारतीयों की है। सूचना के अनुसार 426 भारतीय कंपनियां और संस्थानें अभी तंजानिया में कार्यरत हैं। 50,000 से अधिक तंजानिया निवासियों को भी इन कंपनियों में नौकरी दी हुई है। उत्पादन, दूरसंचार, परिवहन, कृषि, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, प्रसारण, कंप्यूटर आदि क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों का बहुत बड़ा प्रभाव है। सामान्य रूप से एकदम शांत राजनीतिक माहौल है तंजानिया में। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद कोई महान तख्ता पलट या सैन्य शासन इस देश में लागू नहीं हुआ है। इसके बावजूद अफ्रीकियों के सहज स्वभाव आलस्य के कारण हो सकता है कि बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर विदेशी ही विद्यमान हैं। अभी भी आदिवासी जीवन की रीतियों को अपनाते हुए जीवन यापन करने वाली बहुत संख्यक जनता है तंजानिया की। अन्य अफ्रीकी देशों की जनता की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। लंबे समय तक जर्मनी और ब्रिटेन के उपनिवेश के अधीन वाला देश था तंजानिया। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा लागू किए गए अच्छे कार्यों का आज भी यह देश अनुगमन कर रहा है। अरुषा से काफी दूर तक यात्रा करने के बाद अब मिट्टी के स्वभाव में बदलाव दिख रहा है। सूखे जंगली मैदानों के दृश्य चारों ओर देखने को मिल रहे हैं। उनमें आदिवासी गांव भी दिखने लगे हैं। दुकाबोऊ नामक गांव है यह। इनके छतों वाले अनेकों एक मंजिले मकान वाला प्रदेश।
अधिक लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। दुकानें और अन्य इमारतें कोका कोला और मोबाइल कंपनियों के विज्ञापन से भरी पड़ी है। यहाँ का मुख्य मोबाइल सेवा प्रदाता एयरटेल है। दुकाबोऊ गांव में 400 से अधिक लोग रहते हैं। बाइकर्स के एक पड़ाव के रूप में आज प्रसिद्ध हैं दुकाबोऊ। पहले अरुषा में दिखी प्रकृति नहीं है यहाँ। विस्तृत जंगली मैदान, उनमें इधर उधर फैले हुए ऊपरी भाग के साथ के कांटेदार बबूल के पेड़। इस देश के लोग इन पेड़ों को एकेशिया कहते हैं। यहाँ के एकेशिया पेड़ की पत्तियां और पतली टहनियां ही जिराफ का मुख्य आहार है। खानाबदोश मसाइयों के क्षेत्र की ओर अभी बढ़ रहे हैं। केन्या के सबसे प्रमुख जनजातियों में से एक है मसाई। इसी जनजाति का बहुत बड़ा हिस्सा तंजानिया में भी है। विशेष रीति से जीवन यापन करने वाले लोग हैं मसाई। उनकी वेशभूषा बड़ी दिलचस्प है। एक चादर से पूरे शरीर को ढककर वो लोग घूमते रहते हैं। बोमा नाम से जाने जाने वाला मसाई गांव है वह। घास के छप्पर वाले मकान। गायों के झुंड के साथ जाते हुए मसाई दिखने लगे। अब आगे की यात्रा में मसाइयों के गांव ही अधिक दिखाई देंगे। वहां के लिए सफारी वाहन जाते दिख रहे हैं। इस जंगली मैदान में कई जगहों पर बोमा हैं। गोलाकार बाड़ के अंदर जंगल की पतली लकड़ियों, घास, मिट्टी आदि से बने छोटे मकानों का एक समुच्चय है बोमा। एक परिवार का स्वामी और उनकी पत्नियां, बच्चे, करीबी रिश्तेदार आदि उस बोमा में होते हैं। रास्ते में कई स्थानों पर मसाइयों के गायों के झुंड नजर आ रहे हैं। पारंपरिक रूप से मवेशियों को पालकर जीने वाले लोग हैं मसाई। नानजा नामक गांव से होकर अभी आगे बढ़ रहे हैं। यह मसाइयों का गांव नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार लगभग 40 वर्ष पहले नंजा गांव की निर्मित हुई थी। उस समय से ताज़ा पानी की कमी को झेल रहे हैं इस गांव के लोग, जो कि यहाँ की एक खासियत है। अभी यहाँ बहुत सर्दी है। अक्टूबर की समाप्ति के साथ वर्षा ऋतु का आरंभ होता है। तब सूखी हुई इस जमीन पर हरियाली छाएगी। वह वन्य जीव और मसाइयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का काल भी है। पुराने जमाने से ही एक जगह पर स्थायी रूप से न रहकर भटककर जिंदगी जीने वाले लोग हैं मसाई। अपनी इकलौती संपत्ति गायों के लिए आवश्यक घास और पानी मिलने वाली जगहों की खोज में वो लोग यूं ही चलते रहते हैं। 20वीं शताब्दी में उनकी इस अवस्था में कुछ बदलाव आया। केन्या और तंजानिया की सरकारों ने मसाई जनता को उनकी बनाई अस्थायी गांवों में स्थायी रूप से ठहराने के प्रयास किए, जो कि करीब करीब सफल भी रहा था। उसके बावजूद एक बड़ी तादाद में मसाई जनता मौसम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवास पर जाना पसंद करने वाली हैं। यह भी अफ्रीकी जंगल हैं। बड़े पेड़ों वाले घने जंगल यहाँ अपूर्व है। इसे जंगली मैदान कह सकते हैं। मसाइयों के द्वारा गायों को चराने वाली जमीन है ये सारी। इस प्रकार के जंगलों में इच्छा अनुसार गायों को चराने की अनुमति मसाइयों को प्राप्त है। अभी मकुयुनी नामक गांव पहुंचे हैं। अरुषा क्षेत्र के मोंटूरी जिले में आने वाला स्थल है यह। 12,000 से अधिक लोग मकुयुनी में निवास कर रहे हैं। यह है मकुयुनी का मुख्य शहरी इलाका। मकुयुनी से हाईवे 2 भागों में विभाजित हो रहा है। सीधे जाने पर तरंगिरे राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम लोग उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं। रमी गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ रहा है। दाईं तरफ के रास्ते से जाने पर सेरेंगेटी, गोरंगोरो, मनियारा आदि राष्ट्रीय उद्यान पहुंच सकते हैं। दाईं ओर मुड़कर हमने यात्रा जारी रखी। मसाइयों की गायों के झुंड को कई जगहों पर देख सकते हैं।
बाहरी दुनिया से अधिक संपर्क में न रहकर ही मसाई जनता जीवन यापन करती है। वो लोग पारंपरिक वेशभूषा में सड़क के किनारों और जंगली मैदानों से होकर जाते हुए दिखाई देते हैं। गहरे रंगों वाले चादरों को लपेटकर मसाइयों के जाते हुए देखने में एक विशेष सौंदर्य है। मैंने रमी से अपनी इच्छा जताई कि मुझे मसाई गांव का मुआयना करने जाना है। वह गाड़ी को मुख्य सड़क से मोड़कर एक मसाई भूमि की ओर ले जा रहा है। यह है मसाइयों की वेशभूषा। इस बाड़ के अंदर है उनका गांव। उनके गांव के बाहर पहुंचकर रमी ने गाड़ी रोकी। इस बंदे का नाम लुकास है। इस युवक को अंग्रेजी आती है। गांव की ओर वह मेरी अगुवाई कर रहा है। मसाइयों के रूप और वेशभूषा ऐसी है। घुटने तक ढकी हुई धोती, उसी रंग का एक चादर लपेटकर शरीर को ढक लेते हैं। हाथ में एक भाला। गायों को चराकर इनकी जिंदगी आगे बढ़ती है। मवेशियों के साथ केनिया और तंजानिया के जंगली मैदानों से होकर लंबी यात्रा करने वाले लोग हैं ये। लुकास अपनी ग्रामीण जिंदगी के बारे में मुझे बता रहा है। मेरे ड्राइवर रमी ने लुकास से मेरा परिचय कराया था। यह कह रहा है कि वह अपने कुछ अद्वितीय रीति रिवाज और अनुष्ठान हमें दिखाएंगे। उसके लिए $20 देना होगा। नजदीकी बोमा से लोग आकर जुड़े हैं यहाँ। एक परिवार का स्वामी, उनकी पत्नियां और बच्चे ही मुख्य रूप से एक बोमा में होते हैं। इनका नाम गलम्बो है। यह है मसाई वेशभूषा। विशेष अवसरों पर ये लोग गले, पैर, कमर, कान आदि में बहुत सारे आभूषण पहनते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों के कान छिदे होते हैं। $20 देने पर इनके रीति रिवाज, नृत्य आदि आगंतुक के सामने प्रदर्शित करेंगे। पर्यटन से मसाइयों को प्राप्त आमदनी है वह। मैदान पर लोग कतार में खड़े हो गए हैं। एक तरफ कुछ नारियों का झुंड, गले, पैर, कान आदि में आभूषण पहने हुए। पुरुषों के उतने आभूषण नहीं हैं। सबके हाथों में एक एक भाला है। मसाइयों ने गाना गाते हुए अपनी नाच शुरू कर दी है। मसाई स्त्रियों के पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण ये हैं। सब लोगों के सिर मुंडन किए हुए हैं। गले के गोल आकार के आभूषण को मिलाकर कई आभूषण। ये सारे आभूषण अपने झोंपड़े में बैठकर ये ही लोग बनाती हैं। पुरुष भी आभूषण पहनने में पीछे नहीं हैं। यह है इनके पारंपरिक नृत्य की शैली। हाथ का भाला ही इनके मुख्य हथियार हैं। नर्तक के बीच में एक सींग बजाने वाला भी है। बैल का सींग है। आश्चर्यजनक बात यह है कि आज भी ये लोग सदियों पहले के रीति रिवाजों को अपनाते हुए जी रहे हैं। धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप कई लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किए हैं, लेकिन इनमें बहुत संख्यकों ने अपने परंपरागत रीति रिवाज और धार्मिक अनुष्ठानों को आज भी नहीं छोड़े हैं। इनकी जीवन शैली या वेशभूषा में किसी प्रकार का कोई बदलाव आया भी नहीं है। केनिया हो या तंजानिया हो, मसाइयों को इसी वेशभूषा में ही देखे जा सकते हैं। मोबाइल फोन जैसों के उपयोग इन लोगों के बीच भी शायद पहुंच गए होंगे, लेकिन आदिवासी जीवन शैली में कोई बदलाव दिखाई नहीं देता है। मसाई स्त्रियों को समाज में पुरुषों से नीचे का स्थान प्राप्त है। प्रत्येक मसाई युवती की शादी करके भेजने पर उसके पिता वर को दहेज के रूप में एक झुंड मवेशी देते हैं। एक अलग गुट में खड़े रहकर औरतें गा रही हैं। कुछ के पीठ पर बच्चे भी लदे हैं। मसाइयों के नृत्य, वेशभूषा, आभूषण आदि सब देखते हुए मैं खड़ा रहा।
इनके ग्रामीण जीवन, मसाई घर, उसके अंदर के दृश्य आदि सब कुछ अब मेरा इंतजार कर रहे हैं।